जी। आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले गुरु जी को नमन, क्योंकि गुरु के बिना कुछ बात पल्ले पड़ने की नहीं है। इसलिए गुरु जी को सबसे पहले नमन। और गुरु जी से प्रार्थना है कि हमें ये जो बात आज कर रहे हैं ये समझ में आ जाए पहले तो। क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगी, जब तक रूट को समझ नहीं आएगा, पॉइंट ही समझ नहीं आएगा, तब तक इसको हम रूट को नहीं जा सकते और हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते। तब सबसे पहले गुरु जी की जय, परम पूजनीय गुरु जी की जय। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक इतना बड़ा है सही में, कि मैंने सोचा कि गैस ओनली गैस ही दो करेंगे इस बार, लेकिन वो इतना बड़ा टॉपिक सही में निकला वो गैस ओनली। इस पे 50-60 स्लाइड और बन सकती है अभी, जो मैंने अभी बहुत कंपेयर करके बनाई है अभी। तो हमारा जो सबसे पहला मेन रहता है लोगों का, कि गैस बनती क्यों है। हम सभी का ऑब्जर्वेशन, कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि पेशेंट को गैस बहुत बन जाती है, वो बनती क्यों ये पता ही नहीं है। तो आज जो हम दोनों बातों को समझेंगे, गैस ओनली गैस आई और गैस बनती क्यों है, लेकिन सबसे पहले समझेंगे गैस ओनली। आज हम इसके रूट कोज पर समझेंगे कि जिसमें सबसे पहले आज हम गैस ओनली को समझने वाले हैं। तो जो गैस ओनली पॉइंट है ये हम देते हैं, एक मसल आती है हमारे यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे ये L5 ये T12 और L4 तक की एक मसल है। इसको सोअस मेजर मसल, सोअस मेजर मसल कहते हैं। जो आपकी जो फीमर बोन है यहाँ पे, फीमर बोन से कनेक्ट होते हुए ये ऊपर तक आती है। और जो हम देखेंगे कि जो न्यूरोथेरेपी का जो गैस ओनली का पॉइंट है वो भी इसी एरिया में आता है, नाभि से हल्का सा ऊपर आपका गैसाई। और गैसाई से 3 से 4 इंच का जो आता है, 3 इंच का हिस्सा सर गैस ओनली का आता है। और उससे हल्का सा ऊपर फिर पैन का पॉइंट। तो जो पॉइंट हम देते हैं गैस ओनली का, ये सोअस मेजर मसल के थ्रू जाता है। इसका मेन काम कमर पे भी और पेट पे भी है, जो हम करते ही हैं आमतौर पर। अब इसमें मेन बात आती है कि जो सोअस मेजर मसल है इसके बारे में समझना जरूरी है। क्योंकि आजकल आप लोगों को देखेंगे तो लोग कई टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, कोई आगे पीछे हो रखा है, किसी की मसल खिंची हुई है, किसी की कंप्रेस हो रखी है, किसी कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपेंड है। उस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन से भी इस मसल पे असर आता है, क्योंकि मसल ही उस जगह पर ब्लड सप्लाई लेके जा रही है। ये जो मसल है ये फीमर बोन के हेड से शुरू होते हुए स्पाइन के T12 और L4 तक जाती है। और इसमें ये भी ब्लड सेल पे सप्लाई लेके जाती है वहाँ तक। ये ब्लड सप्लाई इस तरह के ब्लड सप्लाई के थ्रू ही नरिशमेंट पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे वहाँ तक। इसका एक मुख्य कार्य क्या है, जब हम जैसे लेटे हैं हम, जैसे हम कोई पॉइंट देते हैं एक आपका ये बेंडिंग फॉरवर्ड है कई सारे पॉइंट जिसमें आप थाई को मोड़ते हैं। जो मोड़ने का काम है या थाई को ऐसे उठाने का काम है पीछे की तरफ, ये सी मसल का काम है, सोवास मेजर मसल। ये मसल चढ़ने में, चलना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, ऊपर की तरफ पैर करना, ऐसी एक्टिविटीज में ही मदद करता है। जैसा कि ऊपर बताया अभी कि ये स्पाइन की वर्टिब्रा तक जाती है, जिसके कारण स्पाइन की स्टेबिलिटी बनी रहती है। कोर मतलब ये हिस्सा जो है आपका, ये गैस ओनली का हिस्सा, यहाँ पे एक माने एक लाइन सी है जहाँ पे मसल्स आके जुड़ती हैं बहुत सारी। तो कोर और पेल्विस के अन्य अन्य मसल्स के साथ साथ श्वास मेजर मसल पोस्चर मेंटेन भी करती है। क्योंकि जब किसी को डिस्क बल्ज होता है, डिस्क हर्निएशन होता है, तो वो डिस्क हर्निएशन इसलिए नहीं होता कि उसकी हर डिस्क कमजोर है, बल्कि होता है इसलिए कि अब हम बैठे रहते हैं पूरे टाइम, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारी, तो उससे मसल्स की पकड़ कमजोर रह जाती है। ये इस मसल पकड़ कमजोर होने से ही उस जगह पर ब्लड सप्लाई कम होता है। तो एक जगह पे गुरुजी ने लिखा भी हुआ है कि रोज हमें उल्टा चलना चाहिए, इसको बैकवॉक कहते हैं। बैकवॉक चल करने से हमारी जो श्वास मेजर मसल है ये एक्टिवेट होती है। और इससे घुटने दर्द के पेशेंट को या पेट दर्द का जैसा मर्जी पेशेंट हो, हर किसी को फायदा होता है इससे। तो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि नॉर्मल स्पाइन है ये बिल्कुल सीधी है, लेकिन जो लंबर लॉर्डोसिस देखेंगे हम, आप जब आप एक्सरे देखेंगे, एमआरआई देखेंगे, तो वहाँ पर लिखा होता है लंबर लॉर्डोसिस, या फिर लॉस ऑफ कर्वेचर ऐसा लिखा होता है कि जो कर्वेचर है ऐसा स्पाइन का वो हिल गया आगे पीछे, या तो बहुत अंदर की तरफ आ गया या बाहर की तरफ आ गया है। तो जब भी ये श्वास मेजर मसल कुछ दिक्कत आएगी इसमें या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ये बैठे बैठे, जब हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो मसल का स्वभाव है ऐसा ही है कि वो ढीली पड़ जाएगी हमेशा। तो फिजियोलॉजी के अनुसार ये मसल ब्रीथिंग में भी मदद करती है। और ये कैसे, क्योंकि ये मसल यहाँ तक आती है लगभग T12 तक, और यहाँ पर डायफ्रागम भी आता है हमारा। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि डायफ्रागम पर भी ये मसल कोई ना कहीं जुड़ती है आके, तो ये उसको अफेक्ट कर सकती है। श्वास मेजर मसल की स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और अन्य फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखना जरूरी है। हम इसलिए क्यों कहते हैं हाबा लोगों को कि खाना ठीक रखो और कसरत करो। जितनी आप कसरत करोगे उतने आपके जो मसल्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ये सब स्ट्रेच में रहेंगी, फ्लेक्सिबल रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ खा लिया तो फिर पेट खराब हो गया, थोड़ा सा भाग लिया फिर पेट खराब हो गया, कमर में दर्द आ गया। जितना आप खुद को फ्लेक्सिबल बनाओगे उतना आपके पेट भी ठीक रहेगा। हम आपको वो बता रहे हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पे मसल्स जुड़ी हुई हैं सारी आपस में। लंबे समय बैठे रहने से या खड़े रहने से इस मसल में दिक्कत आती है। जो लोग बिल्कुल ही बैठे रहते हैं, जिनका काम ही चलो बैठने का ही है, उनको अब देखो उनका पेट बढ़ता जाता है और उनका पेट आगे की तरफ खिंच जाता है।
और उस खींचने की वजह से पीछे स्पाइन में कर्वेचर बन जाता है, कर्व आता है ऐसा लोगों को जब आप देखोगे तो। वो इसलिए हो कि ये मसल जो है ये लूज पड़ जाती है, खिंच जाती है, इसमें पकड़ नहीं रहती, इतनी पावर चाहिए इसको। और उस पकड़ ना होने से, ढीले पड़ने से गैस ओनली वाले एरिया में ब्लड का सप्लाई कम होता है। और स्वाभाविक है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगा, तो गुरु जी हमेशा कहते हैं जहाँ ब्लड सप्लाई कम है वहाँ पर दर्द आ जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो मसल है वो स्पाइन के अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी बनाए रखने में बड़ा योगदान करती हैं। और मेन काम होता ही मसल्स का है। जब भी कोई कमर दर्द का पेशेंट आए, वो ठीक हमारी थेरेपी से तो होता ही होता है, लेकिन साथ में जब वो कसरत करेगा तो वो ज़्यादा ठीक होता है, और वो आगे के लिए भी ठीक ही रहता है। जब भी मसल वीक हो जाती है तब लंबर के एरिया में ब्लड फ्लो कुछ कम हो जाता है, जिसके कारण कमर दर्द आ सकता है। जैसे हम एलिमेंट्री में जानते हैं कि गुरुजी ने हमेशा ये बात बोली है कि किसी भी पेन पॉइंट में दर्द होता है, उसका मतलब ये है कि उस एरिया में ब्लड का सप्लाई कम है। उस एरिया में ब्लड सप्लाई कम पहुंच रहा है या नहीं, बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहा आजकल। जिस तरह हमारे अलग अलग पेन पॉइंट अलग अलग दिक्कतें दर्शाते हैं, मान लीजिए WD यूट्रस भी हो गया, प्रोस्टेट भी हो गया आप जेंट्स में, रेक्टम हो गया, लंबर एरिया हो गया। ऐसे ही जो गैसोनली का एरिया है, यहाँ पे सिर्फ एक पेट नहीं आता, ये पूरा एरिया यहाँ से पीछे तक पूरा देखेगा ये। वो यहाँ पे स्पाइन भी आती है। इसी तरह जब हम गैसोलीन में दर्द मिले, इसका मतलब ये नहीं, ये भी हो सकता है कि स्टमक के साथ साथ लंबर में भी ब्लड सप्लाई कम पहुंच रही है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत आ रही है आजकल। अब पहले हम समझेंगे कि जो हमारा गैस ओनली पॉइंट है ये काम करता है हमारे स्टमक पे, पेट पे। इसका महत्व क्या है? अब हमने पढ़ तो लिया कि गैस ओनली दे दिया, गैस कम हो गई। ये गैस ओनली दे रहे हैं, गैस कम नहीं हो रही। कम क्यों नहीं हो रही? पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सा केमिकल नहीं बन रहा है, कौन सा या फिर एंजाइम नहीं बन रहा, जिसके कारण उसको गैस बनने जा रही है, यूडीएफ लगातार आया जा रहा है अभी भी। सबसे पहले इसमें आते हैं पैराइटल सेल्स। जो पैराइटल सेल्स होते हैं ये HCl एसिड, जिसको हम कहें आसान भाषा में कि जठराग्नि है ये। HCl एसिड जब तक नहीं आएगा तब तक उसमें आगे पेप्सिनोजन को वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं करेगा। ये हमने पहले पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज करना जरूरी है। जब तक ये समझ नहीं आएंगी बातें हमारे को, तब तक हम पेशेंट को डायग्नोस नहीं कर पाएंगे ठीक से, क्योंकि हमारे एक गैस ओनली या फिर अलग अलग बाइफर्केशन बहुत सारी हैं इसकी गैस ओनली की भी, कि इतने हम पॉइंट्स बताएंगे आपको कि आप सोचोगे कि इतने सारे पॉइंट्स कर पड़े हैं हमारे पास, लेकिन हम फिर भी इसको नहीं कर रहे। तो HCl पैराइटल सेल्स जो है HCl एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं। अब आप देखिए, जब पेट में रक्त का संचार कम है, स्वाभाविक है कि वहाँ पे जो सेल्स है वो भी कम काम करेंगे। अब पैरेलल सेल्स जो है इसमें ये इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर आपका बीटल बाइंड करेगा, बीटल बाइंड करेगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होंगी। अब जैसे कई सारे पेशेंट आते हैं आपके, ड्रॉप फूड ड्रॉप के आते हैं या पार्किंसन इत्यादि के आते हैं, उन सबको गैस ओनली में दर्द होता है। गैस ओनली में अब HCl के साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी तो बन रहा है, अब वो भी नहीं बन रहा जब उसमें दिक्कत आ रही है तो। ड्रॉप फूड का मुख्य कारण है B12 की कमी। B12 भी इंट्रिंसिक फैक्टर पर निर्भर है। आपने B12 खा लिया और वो सब कुछ हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, पार्को दे दिया, उससे पहले आपको पेट में इसका हजम होना जरूरी है। पेट में हजम होने के बाद गैसाई में जाके, मतलब इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होना जरूरी है। सो इस बीमारी में भी इस भाग में रक्त संचार कम होना जरूर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर रक्त संचार कम हो। फिर आते हैं चीफ सेल्स। इसमें है ये एक पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है ये पेप्सिनोजन, उसको रिलीज करता है। अब इसमें चक्कर क्या है, जो अभी भी हमने पढ़ा पैराटल सेल्स हैं, ये HCl एसिड सिक्रीट करते हैं। अब खाने खाते खाते पानी पी, घटाघट घटाघट, अब पानी पी लिया, HCl एसिड जो था वो तो धरा का धरा रह गया, उसको कोई एक्टिवेशन हुआ ही नहीं इसका। अब HCl एसिड एक्टिवेट नहीं हुआ तो उसने पेप्सिन को भी एक्टिवेट नहीं किया। अब पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए पहले तो 1 से 3 pH चाहिए लगभग, अच्छा वाला एसिडिक एनवायरनमेंट। तब जाके पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में करेंगे। आमतौर पर जब पेप्सिनोजन सिक्रेट किया जाता है तब वह डाइजेशन में भी कोई भागीदारी नहीं लेता, आमतौर पर पेप्सिनोजन नहीं लेता। पेप्सिनोजन का एक्टिवेटेड फॉर्म पेप्सिन है वो लेता है भागीदारी। परंतु जब वह HCl के साथ संपर्क में आएगा तो वह पेप्सिनोजन निष्क्रिय फॉर्म से पेप्सिन सक्रिय फॉर्म में आएगा। और पेप्सिनोजन जब पेप्सिन में बदल जाएगा तब प्रोटीन को पेप्टाइड छोटे फॉर्म्स में के रूप में पचा देगा। अगर हम खाना खाते समय बीच बीच में पानी पी रहे हैं तो पेप्सिन नहीं बनेगा, यह ठीक से कार्य नहीं करेगा। तो भोजन के प्रोटीन्स अनपचे ही रह जाएंगे, जो बड़ी बीमारियों का मुख्य कारण है। अब पेशेंट ने 20-20 साल, 30-30 साल, 10 साल तक पानी पिया ऐसे, क्या होता कितना उसका बिगड़ा हुआ है, हम बोलें कि एक ही बारी में उसका सारा कुछ बन जाए, वो नहीं बन सकता है ऐसे। इसलिए हमें समझना चाहिए इस चीज़ को कि ये कहाँ से आके बात शुरू हुई है और कहाँ पे हमने ट्रीटमेंट देना है, किस चीज़ के लिए देना है हमने। अब जी सेल्स आते हैं इसके बाद के, जो गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं। और इसके लिए कोई खास पॉइंट नहीं है, लेकिन HCl ट्रीटमेंट में इसके लिए 1 पॉइंट गोल मिड पॉइंट पे दिया गया है। अब आप ये देखिए कि फिर से वही बात आती है कि गोल सिर्फ गोल ब्लैडर को एक्टिवेट नहीं कर रहा, वो कई सारी जगहों पे एक्टिवेट कर रहा है। ये पाइलोट्स के बाद कुछ सेल्स जो पैरेलल सेल्स को HCl सिक्रेट करने के लिए उकसाएंगे, ताकि म्यूकल सेल्स।
म्यूकस सेल्स, म्यूकस एक लाइनिंग होती है, लाइनिंग पता है आपको कि इनर से लेके पूरे यहाँ तक लाइनिंग है इसोफेगस तक। और ये स्टमक की लाइनिंग को घोर एसिड से बचाएगा और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा कि खाना आगे चल जाए। अब ऊपर के सभी मैकेनिज्म को अगर हम ध्यान से पढ़ लें एक बारी, तो आपको समझ आएगा ये सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये एक केमिकल दूसरे पर निर्भर है एक्टिवेट होने के लिए, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, ऐसे करते हुए पूरी चेन आएगी ये। अगर एक शुरू वाली चेन टूटती है तो सबकी चेन टूटती है आगे। किसी एक के बिगड़ने से बाकी सब केमिकल से सिक्रेशन और एक्शन पर फर्क पड़ता है। मान मेन चीज़ है एक्शन। अगर वो एक्टिवेट नहीं हो तो एक्शन नहीं कर सकता वो किसी चीज़ पे। अब आते हैं हमारे पास मेन, हमने चार पांच बाइफर्केशंस हैं जिस पे हमने काम किया है अभी तक। पहला है गैस ओनली पॉइंट जो हम दोनों जांग पर देते हैं। फिर है टो फिंगर, वो भी मेन लेफ्ट वाला। एन एन एस न्यून एबिसेट, वो भी लेफ्ट अंगूठे का मेन। सी एन एन एस लेफ्ट अंगूठे का, और बिग टो गैस। अब हम इन 5 पॉइंट पर एक बार बात करेंगे आगे, और इनका कहाँ पे यूज होता है और कब देना चाहिए। उससे पहले अगर हम देखेंगे कि ये गैस ओनली जो पॉइंट है सिर्फ अकेला, इसका यूज हमने कहाँ देखा और गुरुजी ने क्या बताया इसका, कि क्या प्रयोग है इसका और कहाँ किया जाता है और कैसे करना है, कहाँ करना है इसका प्रयोग। तो पहली बात है कि जो हमने अभी देखा कि गैस ओनली देने से HCl एसिड बन रहा है। HCl एसिड जो है ये दो तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। आपने सुनेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक है, क्लोरीन जो है बेसिक है। एक सिंपल बात सीधी ये है कि गैस उंगली देने से एसिड जो है पेट का वो बढ़ता है। उसमें हाइड्रोजन आयंस भी हैं, हाइड्रोजन आयंस जो है वो एसिडिक हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे लिखा है चीज़ कि गैस उंगली देने से एल्कली कम होती है, एसिड बढ़ती है। और इससे जो स्टिफनेस है जो बॉडी की वो कम होती है, जिसको सही में लिवर जीरो का वेन असली वाला होगा। अब गैस ओनली पॉइंट stimulates hydrogen ion secretion. Hydrogen ions are acidic in nature, so it to reduce alkali we have to filter it out और produce more acid। माने हम या फिर तो उसको फिल्टर करते हैं एल्कली को, लेकिन पहले आता है कि वो अंदर उसका एल्कली बढ़ी है तो एसिड क्यों नहीं बढ़ रहा साथ में इसके, कहीं ना कहीं एसिड कम है। तो हम गैस में लेके पेट से एसिड लेते हैं, एच हाइड्रोजन आयंस लेते हैं। फिर ये देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया ऐसा कि क्योंकि अगर गैस ओनली एल्कली के सिम्टम्स कम कर रही है, तो शायद वो राइट साइडेड है, शायद हो सकता है ऐसा। हमने तो देखा है कि ये राइट साइड की चीज़ों में अच्छा काम करता है। फिर एल्कली जब बड़ी होती है, एल्कली बढ़ना, स्पास्टिसिटी कड़कपन आता है बॉडी में, ये एक सिंपल एक और एक कॉमन हमने देखा है सिम्टम है ये। गैस ओनली जो है वो हाइड्रोजन आयंस बनाएगा, एसिडिक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि गैस ओनली जो है वो एसिड को बढ़ाएगा, एल्कलाइन को कम करेगा, स्पास्टिसिटी यानी कड़कपन घटेगा। लेकिन कड़कपन वो घटेगा जो हम देखेंगे गैस ओनली में दर्द है, वहां से एसिड सीक्रेट नहीं हो रहा है। अब लिवर जीरो में दर्द जब आएगा, तो हम सबसे पहले आपका फ्लूइड पॉइंट या एल्कली पॉइंट ना देकर गैस ओनली देते हैं हमेशा। ये बुक में भी लिखा हुआ जगह कि पहले गैस ओनली ही देना है। और गैस ओनली में कम काम करने से या एसिड कम होने से एल्कली बढ़ती है। जिन लोगों को लिवर जीरो का दर्द होता है, सामान्य तौर पर ऐसे लोगों को गैस ओनली में पेन होता है। ऐसे में पेशेंट की कंडीशन देखते हुए उचित गैस ओनली पॉइंट देने से फायदा मिलता है। यूडीएफ में भी गैस ओनली से फायदा होता है, सही बात है वो, क्योंकि स्टोमक में पेप्सिन जो है वो प्रोटीन बचाता है। लेकिन एक बात और है कि आपको पेंक्रियाज भी प्रोटीन डाइजेशन में काम करता है। दोनों ऑर्गन्स को साथ में लेकर चलना जरूरी है। हम बोलें कि सिर्फ गैस ओनली देते जाएं देते जाएं देते जाएं, उससे यूडीएफ कम होगा, लेकिन पेंक्रियाज भी यूडीएफ में काम करेगा क्योंकि वो प्रोटीन पचाएगा। इम्यूनिटी में भी इसका रोल है गैस ओनली का, आपका जो पेट की जठर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब खाना खाओगे, खाने में बैक्टीरिया वायरस आएगा, बैक्टीरिया वायरस कहीं बॉडी को हार्म ना कर दे तो पेट का HCl एसिड उसको पहले खत्म कर देगा। जो खाना हमने खाया उसके साथ अगर कोई हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में आ गया, तो पेट का HCl एसिड उससे इतना खत्म कर देगा उस टाइम पे ही कि वो आगे जा ही नहीं सकता कहीं पे। ऐसा देखा गया है, कुछ एलर्जी होती है, कई लोगों को खाने से हो जाती है एलर्जी। कुछ खा लिया खट्टा मीठा कुछ भी खा लिया, इससे उनको रैशेज होगा स्किन पे। उसमें भी HCl ट्रीटमेंट, यूडीएफ ट्रीटमेंट, गैस ओनली या CNNS गैस गैस ओल्टिसाइड देने से उसको आराम आ जाता है इचिंग में से टाइम। फिर अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे गुरुजी ने भी लिखा हुआ है कि जब भी एल्कली बढ़ती है तो जरूरी नहीं है कि वो सही में एल्कली बढ़ी हुई है। पेट के एसिड पेट में एसिड की मात्रा कम होने से भी एल्कलीन नॉर्मल होने पर अधिक दिखाई देती है। हालांकि एल्कली सही में नहीं बढ़ी, बस दिखती है हमारे को देखने में कि हाँ ये एसिड एसिड कम है, एल्कली बढ़ी हुई है। ऐसे लोगों को चेक करने पर अक्सर गैस पॉइंट में दर्द मिलता है, एवं पूछने पर पता चलता है कि उनको संडास में अनपचा खाना यानी कि यूडीएफ आता है। इसका अर्थ है कि पेट में रक्त का प्रवाह पर्याप्त नहीं है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उचित उचित मात्रा में नहीं बन रहा, जिससे प्रोटीन्स का पाचन नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी है कि पेट में एसिड, जैसे बताया अभी, pH 3 से कम होना चाहिए। 3 3 से लेके 1 तक होगा तब जाके वो एक्टिवेट होगा और अपना काम करेगा।
इस तो इसका मतलब लिवर सीरम में डायरेक्ट ALTF नहीं देना चाहिए कभी भी, अनटिल अनलेस आप पूरी श्योर हो कि हाँ इस पेशेंट को एल्कली ही बढ़ी है स्लेट में। हमें पहले UTF फॉर्मूला देना है। और UTF में पहले गुरुजी ने 10 मोडुला 1 गैस ओनली दिया था। इसमें हम लॉजिक भी समझ लेंगे साथ साथ कि 10 मोडुला क्यों दिया और गैस ओनली क्यों दिया। टेनेट मेडुला जो है वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, जो पूरे आपके पाचन तंत्र को एक्टिवेट करता है। तो इसके साथ साथ वो पेट के एसिड को भी 3 गुना बढ़ाएगा। गैस ओनली पॉइंट आ गया। से गैस ओनली से पेट को उकसाएंगे, HCl पेप्सिन को उकसाएंगे, वो आपका पेट को हजम, पेट में खाना इसको हजम करेगा। यूडी फॉर्मूला देने से पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ेगा। और ऐसा पाया गया है कि रोगियों में इसी से एल्कली कम हो जाती है। सिंपल। उसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि हम इधर जाएं उधर जाएं, सिर्फ सिंपल से काम हो रहा है तो। अब आता है CNNS गैस गैस। CNNS मतलब कंप्लीट न्यू नाभि सेट गैस गैस ऑल सीट साइड, जैसे आपको पता ही होगा। ये आजकल हमने बहुत यूज़ किया है CNNS। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, पेशेंट खुद से ले सकता है और आराम आ जाता है इसको। तो ये इतना बेनिफिशियल क्या है पहली बात तो। जो CNNS गैस गैस ऑल सीट साइड गैस ओनली के दर्द या उससे होने वाले गैस से बनने वाले दर्द को भी बहुत अच्छे से कम कर देता है। कई बार देखा गया जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सीधा CNNS गैस गैस देते के साथ ही उसका पेट में गैस ओनली का एरिया हल्का हो जाता है। और कभी आप देखना अपने अनुभव से भी, जिस व्यक्ति को गैस ओनली में पेट पेन होगा उसको अन्य पॉइंट में भी पेन आया था कई बार। और जैसे ही आप CNNS गैस गैस दोगे, देते के साथ ही गैस ओनली के साथ साथ बाकी का भी दर्द कम हो जाता है, क्योंकि कई लोगों में गैस घूम रही है वो। आमतौर पर ऐसा देखा गया है गैस के कारण जो पेट में कड़कपन होता है उसमें काफी आराम मिलता है। सिंपल ट्रीटमेंट है, उसको एक बार दिए बैठा के, चाहे आप कुर्सी बैठा के दो पेशेंट को ज्यादा दिक्कत है तो। साथ ही CNNS गैस गैस ऑल्सिसाइड कोडाइक्विना है। एक बार आचार्य जी ने बताया था कि यही कोडाइक्विना है शुरू से। तो जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो बाद में बने हैं। कमर दर्द के पेशेंट को भी इस ट्रीटमेंट से या इस पॉइंट से बढ़िया आराम मिलता है। इस पॉइंट को पेशेंट खुद भी से भी ले सकता है, आप उसको सिखा दो आराम से कि तुम्हें ये लेना है, खाने के बाद लेना है, खाने से पहले लेना है, सुबह उठ के लेना है, जब मर्जी ले दे रहा है। जैसी गैस लगे पेट में उसी टाइम ले लिया। कई पेशेंट जिन्हें गैस होने का दर्द ना जा रहा हो उन्हें 30 मोडुला और CNNS गैस गैस, पहले 30 मोडुला दिया आपने, फिर उसके साथ में CNNS गैस गैस दिया तो उसको गैस मिलने के में आराम मिलता है। लेकिन स्थिति देख के चलना है कि आपने लो BP वाले को दे दिया वो फिर उसी टाइम ठीक हो जाएगा सही से, फिर आप क्या करोगे। और ना भी सेट करना है बड़ा से काम है कि आप सिर्फ CONS या फिर CNNS गैस गैस दोगे, उससे भी ना भी सेट हो जाती है लोगों की, और बहुत फायदेमंद है ये सही में। अब आता है टो फिंगर NNS और विक्टो गैस का क्या महत्व है, हमने क्या देखा है इसका। NNS द्वारा हम सूक्ष्म या महीन रूप से जिस अंग में गड़बड़ी है डायरेक्टली उसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। और चाहे तो कई सारे अंगों को एक के बाद एक सेट कर सकते हैं। NNS का कार्य टीवी के रिमोट कंट्रोल जैसा है, जिससे हर एक चैनल को सूक्ष्म रूप से ट्यून किया जा सकता है। यानी कि हमें जरूरत नहीं है कि हम सिर्फ NNS देख के नाभि सेट करेंगे। हम टो फिंगर या न्यू नाभि सेट के जरिए भी जो हमें ऑर्गन को उकसाना है डायरेक्टली उसको उकसाएंगे। हमें कहीं वजह की जरूरत ही नहीं है। और बहुत माइल्ड है। कोई पेशेंट को इससे हम देख के चेक कर सकते हैं एक बारी कि पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही हमारे पॉइंट से। TF द्वारा भी गैस होने का दर्द या गैस के कारण होने वाले दर्द में पेशेंट को काफी अच्छा आराम आता है। कई पेशेंट आते हैं कि बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, उसी टाइम टो फिंगर दो उसको, चाहे हल्का भी दो आप, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल रगड़ के दे दो उसको, इसकी चीख निकलवा दो। हल्का दोगे उसको तब भी आराम आएगा, उसने काम तो इतना ही करना है। विक्टो गैस ये भी एक बड़ा फायदेमंद पॉइंट है। विक्टो गैस कई लोगों को ऐसा भी होता है, ये ऐसे लोगों को फायदेमंद लगता है जिन्हें चलते वक्त पहला कदम बढ़ाने में दिक्कत होती है। अब ये कितनी बड़ी बात है, पहला कदम बढ़ाने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि उसका श्वास नेचुरल मसल कम काम कर रहा है। हमें वो मसल ठीक करनी है, साथ में पेट, जब वो मसल ठीक होगी तो वो अपने पूरे फॉर्म में आएगी, स्ट्रेंथन मिलेगी इसको। और जब वो पेट में इसका रक्त संचालन पहुंचेगा तो पेट को ठीक करेगी। जैसे हमने श्वास में जब मसल के बारे में पढ़ा अभी, कि उससे खराब होने से लोग सीढ़ी चढ़ने में, चलने में, दौड़ने में, भागने में सब में दिक्कत आती है। और दूसरा ये भी है कि जो डर्माटोम देखेंगे अगर आप स्पाइन का, तो L4 L5 की जो नर्व्स हैं वो बिग टो पर आकर खत्म होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी आती है, लेकिन हाफ आती है, एक हाफ आती है, ऐसे चलता है। और इसमें गुरु जी का एक पुराना फॉर्मूला भी है, सो है हाफ की 20 सेकंड 6 ट्रीटमेंट। ये इसमें वेद में लिखा हुआ है। बिक्टो गैस 6 ट्रीटमेंट पेट में एचसीएल को बढ़ाने के लिए। यानी गुरुजी ने जब लिखा हुआ है कि इससे बिक्टो गैस से भी पेट में एचसीएल एसिड बढ़ सकता है, तो हमारे पास हम चाहे ना भी दे सकें उसको गैस ओनली पॉइंट, तो भी हम बिक्टो गैस से CNNS गैस गैस से उसका पेट सेट कर सकते हैं। और 10 ऑर्गन क्लियरेंस और सेक्युलर से क्लियरेंस L1 से L5 सिंपल ट्रीटमेंट। अब भिन्न भिन्न फॉर्मूलाज में गैस ओनली का उपयोग क्या है, गैस ओनली दिया क्यों है गुरुजी ने सब में। UDF में जो हम देते हैं 10 मेडुला 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने आपके पेट के HCl एसिड और पेप्सिन को बढ़ाने के लिए दिया है। सिंपल है यहाँ पे तो।
कि उसको बढ़ाना है, वो पेप्सिन बढ़ेगा, एचिल एसिड बढ़ेगा, तो प्रोटीन का पाचन होगा, तो आपका ईडीएफ कम होगा, सिंपल। और फिर उसके बाद है 125 DCC से पहले भी देते हैं। उस पे लिखा हुआ है इसमें कि वन गैस ओनली 6 पॉइंट, 3 गोल 7 लीवर, फिर 125 DCC देना है। तो ये गैस ओनली यहाँ पर पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर को बढ़ाने के लिए दिया गया है, जो B12 बॉन्डिंग में हेल्प करता है, काम करता है बढ़िया। जब तक B12 बॉन्डिंग बाइंडिंग नहीं होगी आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा, तब तक आपका B12 पचेगा ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। आप आपको देते रहोगे, नहीं इसको मजा आएगा, फायदा ही नहीं है फिर। इसलिए इसको रूट कोज पर जाना है हमेशा। उसको पता करना है कि तुम क्या दिनचर्या है, तुमने क्या गलतियां की है, इसको याद आए ना आए, 10 दिन बाद याद आए, 15 दिन बाद याद आए, ये पूछना है उससे सब कुछ। क्योंकि पेशेंट को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो गलती कर रहा है। अगर आपने सीधा उसको ट्रीटमेंट दे दिया, उसको आराम आ गया, वो गलती करेगा आगे से आगे। उसको एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम गलती कर रहे हो, ये गलती तुम्हें आगे नहीं दोहरानी। तो इलाज ब्लैक में यहाँ पर गैस ओनली पॉइंट पेट का HCl एसिड और पेप्सिन बनाने के लिए दिया गया है, ताकि प्रोटीन ठीक से बचे। फिर APR जीवन धारा, यहाँ गैस ओनली पॉइंट नाभि के ऊपर के दर्दों को निकालने के लिए दिया गया है। और हमेशा याद रखिए, जो गैस ओनली का दर्द है, वो गैस आई से हल्का सा, गैस आई का पॉइंट छोड़ दो और पैन का पॉइंट छोड़ दो, उसके पूरा बीच का सारा एरिया गैस ओनली का ही है। और फास्ट ट्रीटमेंट, यहाँ गैस ओनली माइल्ड फॉर्म में दिया गया है, गैस ओनली वाले एरिया में रक्त संचार माइल्ड फॉर्म से बढ़ाने के लिए। तो आगे आते हैं कि गैस ओनली कब देना है, कब नहीं देना। गुरुजी ने क्या बताया इसके बारे में, क्योंकि जब भी कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आएगा, उसको अगर आपने गैस ओनली दे दी, गैस ओनली का दर्द देख के सिर्फ कि इसमें दर्द है तो मैं इसको गैस ओनली दे दूंगा सिर्फ, उसको कब्ज बढ़ जाएगी उसी टाइम। तो पैन के नीचे और नाभि के ऊपर के भाग भाग को दर्द कम करने के लिए, पेट का एक्सेलेशन बढ़ाने के लिए, ये बात हुई हमारी। पेप्सिन बढ़ाने के लिए प्रोटीन को बचाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए B12 बढ़ाएगा। फिर ये कैंसर, स्पास्टिसिटी। और कैंसर पे एक बात और है कि गुरुजी ने बताया था कि हमारा वन गैस ओनली 6 पॉइंट हमारा न्यू थेरेपी का कीमोथेरेपी है। हमारी न्यू थेरेपी कीमोथेरेपी वन गैस ओनली 6 पॉइंट है। फिर स्पास्टिसिटी जो हमने बात की अभी, कड़कपन, कड़कपन क्या हुआ, क्योंकि गैस ओनली से एसिड ठीक से रिलीज नहीं हो रहा। फिर साना, ईवी एल्कली, CP चाइल्ड, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द इत्यादि बीमारियों में सब में यूडीएफ का फॉर्मूला देते हैं। और यूडीएफ में मेन जो हमारा पॉइंट जिसकी बात कर रहे हैं वो गैस ओनली ही है। ये दस्त, लूज मोशन को रोकता है। गैस ओनली देने से राइट रिंग फिंगर का दर्द निकल जाता है। लेकिन जितना दर्द है उतना ही देना है, एक्स्ट्रा नहीं करना कभी कुछ भी। इसलिए हमेशा कम से शुरुआत करिए, खासकर गर्भवती औरतों में। लेकिन उनको अगर पीठ का दर्द है तो पैरों के बजाय हाथों से ट्रीटमेंट देना है। जिन्हें पेट में या डोडेनम में अल्सर है, यानी घाव है, उन्हें नहीं देना ये। जिन्हें कब्जी है, पाइल्स है, बवासीर, फिस्टुला है या भगंदर कह लें इसको, इत्यादि, तो उन्हें नहीं देना किसी भी कारण से। और गैस उन्हें देना पड़े तो हमें गैस भी देना है। और कब्जी बहुत ज़्यादा है तो 2S4SR दे दो आप। लेकिन कभी गैस ओनली इन चीज़ों में अकेला नहीं देना, वरना दिक्कत उसको बढ़ जाएगी ज़्यादा। फिर अब बात आती है कि आजकल तो लोगों का पेट बिल्कुल खराब पड़ा है, आपने देखा ही बात ये। सबने दवाइयाँ खा खा के पेट का बुरा हालत हो रखा है। आजकल अधिकतर लोगों को स्टमक की लाइनिंग किसी ना किसी तरह से खराब पड़ी ही है, हो रखी है सबकी। जिसके कारण स्टमक की लाइनिंग पर मौजूद सारे सेल्स खराब हैं, पैरेटल सेल्स खराब हैं, चिप सेल्स खराब हैं। कहने का मतलब है कि वो पूरा उसके सेल की जो लाइनिंग है वो खराब हो चुकी है। जिसके कारण HCl एसिड, पेप्सिन, इंटेंसिव फैक्टर बहुत कम मात्रा में बनते हैं। इसी कारण कई पेशेंट के गैस होने का दर्द लंबे समय तक निकलता ही नहीं है, और बार बार उन्हें गैस होने में दर्द बना रहता है और गैस भी बनती है इनको। अब आप कोई पेशेंट आता है पास में, हमने खाया फिर गैस बन गई, हमने ट्रीटमेंट दे जा रहे हैं उसको गैस बनने बार 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 बार, लेकिन जो असली चीज़ है वो हमने देखी ही नहीं अभी तक। गैस बनने का दर्द है क्यों आखिर, क्या उसको अल्सर है पेट में क्या, कि उसको इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कि उसकी स्टमक की लाइनिंग डैमेज हो रखी हो। इसलिए हिस्ट्री लेनी जरूरी है। इसलिए हिस्ट्री से पता चलेगा कि उसको दिक्कत कब से और शुरू कैसे हुई है, तभी इसका इलाज हो पाएगा। उसने अगर दवाइयाँ खाई है तो हमारा इलाज अलग अलग है उसके लिए, दवाइयों के लिए। उसका अगर अल्सर है तो हमारा जो इलाज अलग है। और उसके स्टमक की लाइनिंग डैमेज है तो उसका इलाज अलग है। तो वो जानना जरूरी है। अब यहाँ पर आके एक बात आती है, और आप बोलोगे कि पहले इतना बड़ा कहानी सुना दी, अब आप बोल रहे हो कि सब स्टमक की लाइनिंग डैमेज पड़ी है, तो कोई ट्रीटमेंट जल्दी काम ही नहीं करेगा। फिर इसको पढ़ने का फायदा क्या हुआ जब हमने पढ़ लिया इतना कुछ कि स्टमक में ऐसा है वैसा, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फायदा क्या हुआ। अब आप एक बार समझिए ध्यान से। धरती पर एक टाइम पर ऐसा भी होगा जो मनुष्यों के पास खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तब वह आग जलाने के लिए पहले लकड़ियां ढूंढते होंगे, घास ढूंढते होंगे, फिर वो पत्थर से रगड़ते होंगे, घिसते होंगे, पत्थर से घिस के वो चिंगारी पैदा करते होंगे। चिंगारी के बाद वो आग जलती थी। लेकिन एक टाइम अब ऐसा आ गया है कि हमारे पास सब कुछ है, गैस का चूल्हा भी है, गैस भी है, एक लाइटर जलाया और आग जल गई इसमें। जिससे एक बारी में हम भोजन पकाने के लिए आग जला देते हैं। इसी तरह हमारा पेट भी एक पेशेंट की लापरवाही से ही खराब हो रहा है। दवाई के दुष्प्रभावों से पेट जब अच्छे से खराब हो चुका होता है तब वो हमारे पास आएगा।
जो वो दर बदर भटक लेगा, कहीं उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, सब डॉक्टर उसको मना कर देंगे तुम नहीं ठीक हो पाओगे, अब तब वो हमारे पास आएगा। लेकिन जब तक वो हमारे पास आता है उसकी पेट बिल्कुल खराब हो चुका है, स्टमक की मैं स्टमक खास बात कर रहा हूँ कि स्टमक की लाइनिंग खराब हो चुकी होती है अच्छे से। अब जब पेशेंट के स्टमक सब खराब हो गया है तो हमारे पास सिर्फ एक बार के ट्रीटमेंट से अंदर की अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। हम बोले कि हम एक ट्रीटमेंट दे देंगे, एक्सेल ट्रीटमेंट दे दिया आती है, यूडीएफ दे दिया आती है, दे दिए ठीक है, उसके लिए उस तक उसकी कंडीशन ऐसी हो दे दिया। लेकिन जो बहुत ही क्रॉनिक पेशेंट उसको दे दिया कि उसको फायदा नहीं होगा उससे, बल्कि हो सकता है उसको दिक्कत बढ़ जाए, दिक्कत ना बढ़े, उसको लाभ आना कम हो सकता है। इसलिए अब पहले धीरे धीरे से रॉ मटेरियल इकट्ठा करना होगा, रिपेयरिंग करनी होगी। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए जवाब है माइल्ड ट्रीटमेंट। हमेशा हम बोलते हैं जो माइल्ड से शुरू करो हमेशा। जो इतनी टाइम से चीज खराब पड़ी है, गाड़ी चली ही नहीं है, उसको अब रेस कोर्स में भेज दो कहीं दौड़ाने के लिए, वो दौड़ेगी ही नहीं, सीधी बात है। तो प्रैक्टिकल अनुभव से हमने जो पाया हुआ है कि गैस ओनली का दर निकलने के लिए अलग अलग फॉर्मूले कौन से हैं। ऐसे लोगों ऐसे लोग जिन्हें गेस्ट्राइटिस है, यानी स्टमक की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन है, उन्हें भूख नहीं लगेगी, एसिडिटी बनती रहेगी बार बार, पेट में दर्द होगा, बदहजमी होगी, इनडाइजेशन होगी, समस्या रहती ही है उन लोगों को। ऐसे लोगों को पहले इन्फ्लेमेशन खत्म करनी जरूरी है। 30 मेडुला 6 ADR, विपिन जी एक बात बोलते हैं, जिसको हाई बीपी है उसको 30 मेडुला 6 ADR, उसको लो बीपी है उसको 15 मेडुला 6 ADR, दोनों काम करेंगे अपना अपना। यानी इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट फॉर्मूला, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है। या 30 मेडुला और CNS गैस गैस ऑल सुसाइड, इससे भी पेट में फायदा मिलेगा, लेकिन उसको नहीं देने, इसको लो बीपी रहता है क्रॉनिक, उसको पहले हम बीपी ठीक करना पड़ेगा धीरे धीरे। स्टमक की लाइनिंग डैमेज होना, हमें जीभ देख कर पता चलेगा उसकी जीभ में कट लगे होंगे अलग अलग। इसके लिए कहावत भी है, चेहरा मन का दर्पण है, जीभ आंत का आईना। तो हम जब देखेंगे पेशेंट की जीभ पे, या तो वो बिल्कुल सफेद होती है, बिल्कुल मोटी होती है, या फिर कट लगे होते हैं अलग अलग, इसका मतलब है कि वो डैमेज है काफी अंदर, उसका सिस्टम पूरी तरह जाम हो रखा है। इसके लिए हमें रिपेयरिंग के लिए देना पड़ेगा 62 फिंगर गोल लीवर या 1 पॉइंट कॉल 1 पॉइंट लीवर। ये आज एक और अच्छा फॉर्मूला है, ये है माइल्ड न्यूट्रल फॉर्मूला। यानी 1 पॉइंट गोल 1 पॉइंट लीवर 1 पॉइंट म्यूकस इंटू 6 ट्रीटमेंट। अगर उसको जरूरत लगे तो एक बार और दे दो, कोई इसका नुकसान नहीं है। कई लोगों को मंदाग्नि यानी पेट का एसिड कम बनता है उनकी खराब दिनचर्या के कारण। अब उसने खाना खाया, भी बात की, फिर उसने पानी पी लिया, और वो खाना खा रहा है, अभी 8 बजे खाना खाया, 9 बजे फिर खा लिया, 2 बजे फिर खा लिया, 4 बजे फिर खा लिया, 6 बजे फिर खा लिया, फिर रात को फिर खाएगा, फिर पानी नहीं पिएगा, खा खा के उसने सारा अपना खराब कर लिया है। तो जब तक आप कराओगे नहीं, इसका लाइफ स्टाइल नहीं ठीक कराओगे, तब तक आपके रिजल्ट आना कम नहीं है, रिजल्ट आना कम हो जाएगा नहीं तो। अब हम देखेंगे कि हम पेशेंट उसको फॉर्मूला दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हर बार देते हैं, आज तो गैस कम हो गया, कल फिर से बन गई। अब गैस बन क्यों रही पता तो चले ये। अब उसके अंदर सिस्टम खराब है, या उसका लाइफस्टाइल खराब है, या वो खुद ही खराब है, पता करना पड़ेगा इसका भी। और उसके लिए जो मंदाकिनी के लिए है मेन, वो है 10 मेडुला 1 गैस ओनली 6 पॉइंट। ये क्लासिक ट्रीटमेंट है, लेकिन जो आजकल हम देख रहे हैं कि 10 मेडुला 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6, या सिर्फ 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6 ट्रीटमेंट से भी लाभ मिल रहा है लोगों को। और एक बहुत चमत्कारिक ट्रीटमेंट है ये, सही में चमत्कार है ये, सैकड़ों लोगों पे आजमाया हुआ है मैंने खुद ने, कि मोटे से मोटा पेशेंट आ जाए, उसका पेट बिल्कुल तना हुआ है, उसको सिर्फ एब्डोमेन इतना टेंडरनेस है इसकी, हाथ ही अंदर नहीं जाएगा, 12 लीवर 8 ADR का एक ट्रीटमेंट दोगे आप, उसी टाइम का पेट हल्का हो जाएगा आपका। हाथ जब आप गैस वनली पे हाथ लगाओगे तो गैस वनली का दर्द भी कम होता है, लिटरली कम होता है सही में। मैंने तो कई लोगों को 2 बार दिए जो बिल्कुल ही मोटे पेशेंट है, जिनको हाथ ही अंदर नहीं आता, 2 बार देने से उनका पेट काफी नरम हो गया था, सही में नरम हुआ। और CNS दोगे तो और कम हो जाएगा। कई लोगों को होता है कि उल्टी बार बार आती है इन लोगों को। अब उल्टी बार बार आना, उल्टी का भी एक मैकेनिज्म है पूरा। एक गुरुजी ने बोला कि 15 मेडुला इंटू 2 तो रिसेप्टर्स के लिए, वो बात है। कई लोगों को कैसी उल्टी आएगी, या तो उनको उल्टी के साथ खाना बाहर आ जाएगा हर बार, अभी खाना खाया 5 मिनट उल्टी आ गई, खाना खाएंगे उल्टी आ जाएगी। और उसमें भी क्या पहचान है उसकी कि उसको उल्टी में उसका खाना जैसा खाया है वैसा बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है पेट में HCl एसिड ठीक से नहीं बन रहा, इसके कारण उसका पेट में खाना हजम नहीं हो रहा। खाना हजम नहीं हो रहा, उसका मतलब उसके पेट में जो बैक्टीरिया जाएंगे खाने के थ्रू, वायरस जाएंगे, वो भी खत्म नहीं होंगे। ये बात याद रखने वाली है कि आपका एक्सेल एचपी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। वोमिटिंग आना कोई बीमारी नहीं है, वोमिटिंग आना शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर शरीर ने इसको बाहर नहीं निकाला, और उसके अंदर नहीं तो इन्फेक्शन का डर बन जाएगा कि इसने शरीर ने बाहर निकाला ही नहीं, इन्फेक्शन हो गया अंदर, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर वो खाना पेट में एसिड के अभाव में रहा तो उसके मौजूद बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए बॉडी उसे बाहर निकाल देती है। तो याद रखिए, वोमिटिंग आना, ये लूज मोशन आना कोई एक बीमारी होती है, चलो उसका आइडिया से वो अलग बात है,
लेकिन नॉर्मल बंदे को जब ये होता है तो वो डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी सफाई कर रही है अपनी, वो बाहर भेज रही है इसको ज्यादा से ज्यादा। और कई लोग क्या करेंगे, गोली खा लेंगे, उल्टी आई गोली खा ली, लूज मोशन हुआ फिर गोली खा ली, वो अपने इसका वही रोक दिया सारा, क्योंकि बॉडी सफाई कर रही थी अपनी, अपने उसको करने नहीं दी। इसमें नुकसान, इसका नुकसान पेशेंट का ही है हमारा। साथ ही प्रेगनेंसी में हाई बीपी हो तो भी गैस होने से फायदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आप चढ़ जाओ उसके ऊपर, उसको दिक्कत हो जाएगी इससे। हाथ से उसको गैस ओनली पॉइंट दोगे तो यहाँ की मसल्स खिंचती हैं, इसी तरह उसको पेन पॉइंट भी कम देते हैं। तो जब भी कोई ऐसा अगर पेशेंट मिले, वैसे तो आप सीनियर से पहले कंसल्ट कीजिए ऐसे पेशेंट को देखने से पहले, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों में देखा गया कि सिंपल 62 फिंगर गैस गैस से भी उसका बीपी कम हो जाता है। और जब भी आप CNS दो तो पहले उसको देखिए कि उसको लेटा के नहीं देना, कभी भी लेटा के दोगे उसको कमरे में कर्व आएगा, उसको दिक्कत होगी। ऐसे पेशेंट को हमेशा बैठाकर कुर्सी पर बैठाइए, आराम से फिर ट्रीटमेंट दीजिए, वरना उसको दिक्कत बढ़ सकती है ठीक होने के बजाय। तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि किसी भी, ये जो पॉइंट है 7 नंबर का पॉइंट है, ये विपिन जी ने अभी रिजेंट एक वो बताया, अपना रिसर्च बताई है कि जिन लोगों को एनलार्जमेंट हो रखी कोई भी बॉडी में, चाहे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो, स्प्लीन हो, लीवर हो, हार्ट हो, ऐसे लोगों में गैस ओनली ब्लॉक करने से जो रिजल्ट है वो अच्छा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि उनको गैस ओनली देना ही नहीं है, लेकिन जब नहीं दिया तो उसमें रिजल्ट अच्छा मिला। और तो ऐसा हम देख रहे हैं अभी कि ऐसे लोगों में ऑब्जर्वेशन है कि उनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो आपको भी ऑब्जर्वेशन करनी है अपने थेरेपी में, माने प्रैक्टिस में। और दूसरी बात ये भी कि कॉन्स्टिपेशन में गैस ओनली नहीं देना, ये बताया हमने अभी। ध्यान रहे कि गैस ओनली में जितना दर्द है उतना ही स्टिमुलेशन करना है। कई बार क्या होता है कि हम देखेंगे इसको गैस ओनली का दर्द जा ही नहीं रहा, वो पहले दिन आ गया, 6 गैस ओनली दे दिया, फिर 6 गैस ओनली, कई लोग तो 10 गैस ओनली देते हैं, कई 16 दे देते हैं। उससे क्या होता है, उसको उल्टी आ सकती है, मतलब उसका एसिड बाहर निकल जाएगा, इतना एसिड बन जाएगा पेट में। तो हमें हमेशा उसकी जो कंडीशन है, पेन पॉइंट में कितना दर्द है, हमने आज जो आज ट्रीटमेंट दिया उसका क्या रिजल्ट आया है, कितनी एफिशिएंसी हमारे ट्रीटमेंट की, आज ही नहीं था, कल आया, परसों नहीं था, फिर कैसा है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हम एक बारी में सब कुछ दे दिया उसको, बिल्कुल डैम खोल दिया एक बारी में, तो वो तो दिक्कत कर देगा एक बारी में। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है हमारे को। आखिर में सिर्फ एक बात ही कहूँगा कि गैस ओनली चीज क्या है आप ये जान लीजिए, बस एक बार एनाटॉमिक फिजियोलॉजी का कहा मान लीजिए, बस आखिर में यही कहूंगा। और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, ये टॉपिक इतना बड़ा है, ये इसको मैंने सप्रेस किया, कंप्रेस किया, बहुत कंप्रेस किया इसको मैंने। इतना कंप्रेस किया तब जाके ये इतनी 20 से 25 स्लाइड बनी है अभी, वरना ये टॉपिक खत्म होने वाला नहीं है अभी भी। इसमें 50 स्लाइड 100 स्लाइड बन सकते हैं अभी भी। लेकिन आपको समझ आए छोटी हमें चीज में, आराम से समझ आए, इसलिए इसको कम में बताया हमने आपको। मैं आ रहा था। तो इसलिए गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। आशा है कि आपको समझ आया होगा जरूर। बस। जी विपिन जी। हाँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रविंदर जी। आप इतने कम समय में इतने बारीकी से इतने स्ट्रॉन्ग मतलब एपिसोड बना के आप पा रहे हैं हम सबों के सामने, कि धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। और जी ऐसा ऐसा जो शुरुआत अभी हो रहा हुआ है, ये सब लोगों को, हम सब भाइयों बहनों को मिलकर के इस तरह की ही तैयारी करनी चाहिए, ताकि गुरुजी के नाम को हम लोग आगे बढ़ा सके, न्यूरोथेरेपी के ओरिजिनलिटी को जन जन तक पहुंचा सकें। इसके लिए फिर से एक बार प्रविंदर जी, आप लोगों को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़ा हुआ किसी भी भाइयों का कोई क्वेश्चन हो तो कृपया आप लोग अपना क्वेश्चन